आज मैं अपनी जान पे खेल कर, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दिल से अपनी जान पे खेल कर आपके लिए यूनिट 4 लेके आया हूँ। देखो अपनी जान पे खेल के मैं आपको यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे लिए वो नहीं कर सकते। सब्सक्राइब कर दो, चलो 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 देख। यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करा जाएगा? एक्चुअली हमने अभी शुरू से जो देखा, एक्चुअली 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 हाँ, तो अभी तक हमने जो शुरू की 3 यूनिट्स देखी, वहां हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है, ये सारी चीजें। यूनिट 1 बेसिकली हमसे डील करता था इस बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह के होते हैं। यूनिट 2 में हमने कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने ये देखा कि किस तरह से कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और कुछ ऐसी कंडीशन नहीं बनी थी जहां पे बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट चलता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिट 3 पर जब हम आए थे तो हमने ये देखा किन किन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और किन किन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता। अब हम ये देखेंगे जब सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाएगा। जब सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो उसे परफॉर्म किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 ये रहा। तो जनाब 37 सेक्शन ये बोलता है किस कैसे कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। तो जनाब देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है और परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड भी हो सकती है। मतलब इस सबसे पहले एक चीज सुनना, हम अपने पुराने पास्ट में वापस जाएंगे। ए बी तो बताना। हाँ बस, ये हमारे शॉपकीपर भाई। तो मैंने इनसे लिया सामान। कौन सा सामान आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बताऊंगा नहीं मैं। चलो 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 चलो, सामान ले लिया और इन्होंने बदले मेरे से क्या लिए? पैसे। उल्टा बना दिया ना एरो में ना, कोई दिक्कत नहीं है। यू गाइज आर वेरी वेरी समझदार। नहीं चलो, मैंने ऑफर के लिए बोला था, ऑफर ठीक है। मैंने सामान का ऑफर दिया इनको और इन्होंने मेरे से मांगे पैसे। ठीक है। अब सुनना, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होके देखो तो क्या आपको नहीं लगता मैंने इनको एक ऑफर दिया? क्या आपको नहीं लगता मैंने इनको एक ऑफर दिया? आपको नहीं लगता मैंने इनको एक ऑफर दिया और उन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? तो ऐसी कंडीशन में मैं बना ऑफरर या प्रोमिसर और ये बने प्रोमिसी या एक्सेप्टर, ठीक। क्योंकि इन्होंने मेरे प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा होगा, साफ बात है। इन्होंने मेरे से पैसे मांगे, तो क्या आपको नहीं लगता मतलब एक ऑफर यहाँ पे भी बना, एक प्रॉमिस यहाँ पे भी बना, और हमने पढ़ा था प्रॉमिस के बदले जब प्रॉमिस आता है तभी एग्रीमेंट बनता है। तो देखो, एक पॉइंट से मैं प्रॉमिसर भी हुआ, एक पॉइंट से मैं प्रॉमिसी भी हुआ। एक तरफ मेरा राइट ये है कि मैं सामान ले सकता हूँ और दूसरी तरफ मेरी ऑब्लिगेशन ये है कि मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में बंदे के पास एक राइट आता है और एक ऑब्लिगेशन आती है, क्योंकि कंसीडरेशन का मतलब ही होता है कुछ बदले में देना। बिना बदले में दी गई चीज के एग्रीमेंट वॉइड होता है। कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो जैसे शादी का केस, वो शादी बोल रहा हूँ, मतलब हमने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 25 के एक्सेप्शन। सेक्शन 25 बोलता था नो एग्रीमेंट नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके कुछ एक्सेप्शन थे जो हमने देखे थे, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में चलता है, पास्ट वारंटी सर्विस के केस में चलता है, गिफ्ट कंप्लीट होने के बाद चलता है, बेलमेंट, चैरिटी, इस तरह के केसेस हमने पीछे देखे थे। तो जनाब यहाँ पे देखो, मेरा एक राइट है कि मैं सामान ले सकता हूँ और मेरी ऑब्लिगेशन ये है पैसे देने पड़ेंगे। और इनके पॉइंट से देखना, इनका राइट ये है पैसे मिलेंगे और इनकी ऑब्लिगेशन ये है सामान देना पड़ेगा। तो हर बंदे के पास एक राइट आता है और हर बंदे के पास एक ऑब्लिगेशन आती है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आ जाओ। अब सुनना, हर बंदे को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दे, भले ही चाहे मैं सामान दे दूं, सामान ले लूं, इस मतलब वो सामान दे दे, उस तरह से उसकी ड्यूटी परफॉर्म हो गई, और मैं पैसा दे दूं, ऐसे मेरी ड्यूटी परफॉर्म हो गई। या फिर परफॉर्मेंस जो है अटेम्प्टेड भी हो सकती है, मतलब मैंने उनसे बस जाके इतना पूछ लेना है, क्या आपको पैसे चाहिए, पैसे ले लो। अगर मैंने इतना बोल दिया तो समझ लो मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी। अब उन्हें पैसे चाहिए होंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे से पैसे मांगेंगे। ऐसे ही सामान की बात रही, उन्होंने मेरे को एक बार कॉल करके कह दिया कि आपका सामान रेडी है, ले जाओ। यहाँ से उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, यहाँ से ड्यूटी आएगी मेरी। अब अगर मेरे को सामान चाहिए तो मेरे को सामान मेरे को खुद जाके सामान मांगना पड़ेगा। मैं उन पर इस बात का केस नहीं कर सकता, उन्होंने मेरे को सामान दिया ही नहीं, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को मतलब परफॉर्म किया ही नहीं।
उन्होंने अटेम्प्ट तो करा परफॉर्म करने का, मैंने ही सपोर्ट नहीं करा। अगर मैं बोल देता कि इस तारीख को भिजवा दो तो भिजवा देते, मैंने सपोर्ट नहीं करा, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो या तो परफॉर्मेंस एक्चुअल होनी चाहिए या फिर एक परफॉर्मेंस वैसी होनी चाहिए, मतलब अटेम्प्टेड होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा। अब देखना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो दे के रखा है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने जो वो कॉन्ट्रैक्ट में दे के रखा है उसे एब्सोल्युटली परफॉर्म करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली मतलब अनक्वालिफाइड तरीके से, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। ये प्राइमरी ड्यूटी होती है दोनों पार्टीज की कि वो परफॉर्मेंस को वैसे का वैसा परफॉर्म कर लें, और परफॉर्म ना करें तो कम से कम ऑफर टू परफॉर्म तो करें ही करें। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सब तब तक चलेगा जब तक परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट ना हो जाए या डिस्चार्ज ना हो जाए अंडर लॉ, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही अंडर लॉ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है ना। एक बंदे के पास लीगल राइट आता है और एक पार्टी के पास ऑब्लिगेशन आता है। जहां पे हमने पहला पेज पढ़ा था वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एमंग देमसेल्फ, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट दे क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एमंग देमसेल्फ। तो जब तक लॉ मना ना कर दे, जब लॉ ने एक चीज को जन्म दिया है, जब तक लॉ मना ना कर दे तब तक वो चीज चलती रहेगी। जैसे कंपनी को जब तक लॉ ना मना कर दे तब तक कंपनी चलती रहेगी, कंपनी नहीं मर सकती। अब देखो ये रहा हाँ, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं उन्हें बिल्कुल वैसे का वैसा परफॉर्म करना चाहिए, और परफॉर्म नहीं कर सकते तो ऑफर टू परफॉर्म तो करना ही करना चाहिए, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उन बंदों के पास राइट आता है, फिर डैमेजेस वगैरह का भी वो होता है, तो बाद में देखेंगे। आ जाओ। हाँ, अगर बंदा मर गया, अगर बंदा टपक गया, तो ऐसी कंडीशन में अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसके लीगल हायर को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मेरे को ए से लेने हैं 10 लाख रुपए, उसके लीगल हायर के पास ए की पूरी प्रॉपर्टी आ रही है, मैं उससे 10 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को ए से पेंटिंग बनवानी थी, अगर मेरे को ए से पेंटिंग बनवानी थी, तो आपको क्या नहीं लगता यहाँ पर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और ए ऐसी कंडीशन में मर गया, अब क्या मैं उसके बेटे से पेंटिंग बनवाऊंगा? उसके बेटे को ब्रश पकड़ना ही नहीं आता हो फिर? तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में हम उसके लीगल हायर से परफॉर्म नहीं करा सकते। लेकिन जो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सीधा सीधा मतलब सिंपल वाली जो चीज होती है, जहाँ पर्सनल केसेस नहीं होते, वहां पे हम उसके लीगल हायर से परफॉर्म करा सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन नंबर 37 हमसे। चलो चलो चलो, सेक्शन नंबर 38। यहाँ पे अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस लेने से मना कर दे, मैंने परफॉर्मेंस के लिए अटेम्प्ट करा और सामने वाला बंदा मना कर दे, फिर तो मेरे राइट्स खत्म नहीं होंगे। मैंने पैसा देने की बोली, उसने बोली अभी नहीं चाहिए। भाई साहब आपसे क्या पैसे लेने, आप तो अपने हो, आप तो अपने घर के बंदे हो, आपसे क्या पैसे लेने। उसने पैसे लेने से अभी मना कर दिया, लेकिन क्या वो मेरे को सामान देने से अभी मना कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर सामान चाहूं तो ले सकता हूँ क्या? हाँ। लेकिन मैंने जब उससे पैसों की पूछी तो पैसे जब मैं दूं तो अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा ना हो मैं रात को 2 बजे कॉल करके बोल रहा हूँ भाई साहब अभी पैसे ले जाओ वरना नहीं दूंगा। तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, प्लेस में होना चाहिए। उसके मतलब अगर मैंने उसे कोई डिलीवरी दी है तो उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है ये देखने की। जैसे 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 उसने मेरे को सामान भेजा, सुनना, उसने बोला कि भाई साहब सामान ले जाओ। उसने अटेम्प्ट करा परफॉर्मेंस करने का, उसने बोला सामान ले लो मेरे से। अब मैंने कहा सामान भिजवा दो, उसने मेरे को सामान भिजवाया और बोला अभी पैसे दो, अभी पैसे लेके सामान रख लो, लेकिन बाद में वो नहीं करूंगा, रिप्लेस भी नहीं करूंगा और देख भी नहीं सकते, नहीं चलेगा। जैसे अमेजोन से मैंने कोई सामान मंगाया, अब वो बोले कि आप देख भी नहीं सकते, बाद में रिप्लेस भी नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। जब मैं सैंपल वगैरह सामान लेता हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है देखने की। ये सब हम सोगा में पढ़ते हैं आराम से। चलो अगला चैप्टर सोगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। चलो 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 सुना जनाब, जब मैं पैसे दूं तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। रात को 2 बजे पैसे देना नहीं चलेगा। ऐसे ही डिलीवरी का केस है, उसने मेरे को डिलीवरी दी लेकिन रात को 3 बजे, नहीं चलेगा यार, कैसे चल जाएगा? रीजनेबल टाइम थोड़ी है, रीजनेबल थोड़ी है। चलो 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 चलो, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर उस बंदे ने मेरे को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस करने का अटेम्प्ट किया और मैंने मना कर दिया,
मैंने मना कर दिया, रिफ्यूजल मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे के राइट क्या इफेक्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो बंदा नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उसके राइट्स खत्म होंगे। उसने पैसे लेने से मना कर दिया तो इसमें मेरे सामान लेने का राइट थोड़ी चला जाएगा। मेरे सामान लेने का राइट बिल्कुल एब्सोल्यूट रहेगा और मेरा राइट कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता और हाँ, दूसरी बात ये, मैं पैसे ना देने के लिए भी जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ऐसे ही सामान की बात रही, अगर उस बंदे ने मेरे को सामान भेजा और मैंने सामान लेने से साफ मना कर दी, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या मेरे से पैसे मांग सकता है? हाँ, मांग सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ही रिसाइन कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ही मना कर रहा हूँ बिल्कुल, तो फिर वो डैमेजेस मांगेगा। डैमेजेस वगैरह हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे ना, अगली यूनिट में, तो वो अभी कवर नहीं है। तो मतलब हाँ, तो मैंने पैसे वो नहीं दिए, मतलब मैंने उससे सामान नहीं लिया, तो ऐसी कंडीशन में उसका पैसे लेने का राइट बिल्कुल एब्सोल्यूट रहेगा। उसके पैसे देने के राइट का कुछ नहीं होगा। ना ही मैं उस पर इस बात का केस कर सकता हूँ कि तूने सामान क्यों नहीं भिजवाया, उसने सामान देने की कोशिश करी थी, मैंने तो नहीं लिया। बशर्ते सामान बिल्कुल रीजनेबल टाइम प्लेस पर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मेरे को देखने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू पार्टी परफॉर्म होली, मैंने पूरा ही मना कर दिया। 39 लिखने का काम आता है, रट लेना इसको, मतलब सेक्शन नंबर रख लेना। 39 वाला सेक्शन हमसे बोलता है कि अगर किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया या मना कर दिया अपने शब्दों से, अपने मुंह से, या अपने उससे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ठीक, बात कर। अब डैमेजेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, यूनिट 5 में आराम से पढ़ेंगे। बस इतना याद रख लो कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की मना कर देता है, मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। अब सुनना, यहाँ पर से एक केस स्टडी आती है। केस स्टडी आती है यही सिंगर वाली। एक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट रखा था वाई के साथ। चलो, मैं तुम्हारे वो, अब तुम्हें पता है मैं रात को 3 बजे शमशान में वो गाता हूँ गाने से। चलो, अब नहीं पता तो आज पता चल गया होगा। मैं रात को 3 बजे शमशान में गाने गाता हूँ, तुम्हें पता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है वाई के साथ, ए बी, हाँ ठीक। मैंने कॉन्टेक्ट करा है वाई के साथ। अब सुनना, ऐसी कंडीशन में मैंने उससे प्रॉमिस ये करा था कि मैं लास्ट के 2 दिन, मतलब एवरी वीक 2 नाइट अगले 2 महीने तक गाना गाऊंगा। सैटरडे संडे गाना गाऊंगा 2 महीने तक। और वाई ने बोला था कि मैं 10,000 रुपए दूंगा हर परफॉर्मेंस के। 10,000 रुपए दूंगा हर परफॉर्मेंस के। ठीक, अब सुनना, मैंने 2 हफ्ते तो आराम से चलाया, लेकिन जब 6 नाइट थी, मतलब तीसरे हफ्ते के संडे को मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की है ही नहीं। अब भाई के पास पूरा ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दे। क्या वो मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो वाले डैमेजेस जो से टिकट वगैरह के, मतलब वहां पे जो अरेंजमेंट करने के लगे थे, वो डैमेजेस वो मुझसे क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मना करा ना गाना गाने से। अब लोग, मेरे जो फैन थे वो तो गुस्सा हो जाएंगे, वहां पे जो फैन होंगे उनकी टिकट वापस करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो अरेंजमेंट होंगी उन सबके पैसे लगे होंगे, तो इन सबके डैमेजेस मुझसे क्लेम करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वाइन ने बोल दिया कि अगर आप अगले, चलो इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले सैटरडे परफॉर्म कर देना, तो ऐसी कंडीशन में वाई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का राइट बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी परफॉर्म कर सकता है ब्रो। बस कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना। जब 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 कौन गया पर्सनल नीचे का कॉन्ट्रैक्ट हो, कौन गया पर्सनल स्किल हो, जब पर्सनल स्किल या डिलीजेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे को खुद ये काम करना पड़ता है। जैसे क्या पढ़ाना मेरी स्किल नहीं है? क्या मेरी नेचुरल स्किल नहीं है? तो ऐसी कंडीशन में क्या कहूँ, अपनी तारीफ क्या करूँ। तो हाँ देखो, सिंगिंग जैसे मेरी पर्सनल स्किल नहीं है, खुद सोचो, मैं इतना प्यारा गाता हूँ, मैं हूँ जियान, देख लो आप लोग खुद ही। तो क्या सिंगिंग मेरी पर्सनल स्किल नहीं है? तो ऐसी कंडीशन में जब सिंगिंग मेरी पर्सनल स्किल है, नेचुरल स्किल है, तो क्या मैं किसी और को अपनी जगह गाना गाने भेज सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भेज सकता। आप लोग ही नहीं किसी और बंदे को। लेकिन हाँ,
ऐसी कंडीशन में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं होता, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं होता, तो मैं किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को भेज सकता हूँ। कॉम्पिटेंट पर्सन बोले तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिजायर्ड स्किल हो उस काम को करने की। जैसे आपको नोट्स लिखने वाला कोई चाहिए, उसमें मेरी पर्सनल स्किल लगेगी, नहीं चलेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको टाइपिंग करने वाला कोई चाहिए, वहां पे थोड़ी नेचुरल स्किल लग रही है मेरी, कोई भी टाइप कर दे, आपका क्या जा रहा है, टाइप ही तो करवाना है, छाप नहीं तो है, या फिर आप बोलोगे वो इतना लिखना है, तो यहाँ पे मैं किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपनी जगह भेज सकता हूँ। अब सुनना, अगर आपने उस कॉम्पिटेंट पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके राइट्स बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखो देखो देखो, ये रहा केस स्टडी 39 और 41 मिक्स्ड केस स्टडी आती है, ध्यान रखना। 39 मतलब अगर आपने कॉन्टेक्ट छोड़ दिया तो आप वो कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, अगर अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा, मैंने मना कर दी परफॉर्म करने की, तो आप मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपने अगर कंटिन्यू रखने की बोली, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ भी सकते हो, सुनना सुनना सुनना, कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ सकते हो, रिसाइंड भी कर सकते हो और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, इस बात का खास ध्यान रखें। चलो, तो हाँ, थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बशर्ते कंडीशन बस इतनी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हुआ, पर्सनल स्किल लगी, तो मैं खुद परफॉर्म कर लूंगा, मेरे को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर परफॉर्म करता है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन है और नेचुरल स्किल नहीं लग रही, ऐसी कंडीशन में दूसरा बंदा परफॉर्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल सुन। मेरे पे 10 लाख का उधार था, मेरे दोस्त ने 6 लाख मेरी जगह पे कर दिए, मेरी जगह 6 लाख पे कर दिए। अब बैंक मेरे से कितना क्लेम करेगी, सोचो, 10 लाख, 4 लाख, या पूरे पूरे 6 लाख? नहीं, 6 लाख, 4 लाख या पूरे पूरे 10 लाख? साफ बात है यार, 10 लाख का लोन था, 6 लाख मेरे दोस्त ने दे दिया, अब बैंक मेरे से 4 लाख ही तो क्लेम कर सकती है। सही बात है ना, बैंक को क्या फर्क पड़ रहा है कौन पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही एग्जाम्पल देके रखा है इन्होंने, हाँ लाख में है तो 10 लाख, मतलब वही क्या बोलूं, 60-40 देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, अगर बंदा मना कर दे परफॉर्म करवाने से, क्या वो कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बैंक ये बोल सकती है कि हम आपको नहीं जानते, वही पैसे देगा? बैंक बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार बैंक ने पैसे ले लिए तो फिर वो ऐसा माना जाएगा कि परफॉर्मेंस हो चुकी है और मेरे बिहाफ पर ही परफॉर्मेंस हुई है, मैंने ही परफॉर्मेंस करी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगी। चलो, एजेंट क्या एजेंट भी वो कर सकता है मेरी जगह? बिल्कुल कर सकता है। प्रिंसिपल एजेंट प्रिंसिपल का पूरा पूरा काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन नंबर 37 पढ़ा था ना, देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। डेथ के केस में परफॉर्मेंस वो कर सकता है, वो वाला बंदा कर सकता है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। लेकिन बस कंडीशन इतनी है, पर्सनल नेचर का ना हो। पर्सनल नेचर की चीज खत्म होती वॉइड हो जाएगी। एक पेंटर है जिसके जिसके दोनों हाथ कट गए, अब ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड? साफ बात है, ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही तो हो गया। और के ने अगर कोई पैसे लिए होंगे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के, तो वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि वॉइड, वॉइडेबल, कुवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब में अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हो तो हमें सारे बेनिफिट वापस करने पड़ते हैं। इसी यूनिट में पढ़ेंगे चीज, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ जाओ। जॉइंट प्रोमिसर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और 43, 42 एंड 43, 42 भी छोड़ो, 43 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। चलो अभी देखते हैं, आओ। जॉइंट प्रोमिसर, बहुत सारे बंदों ने वादा कर दिया एक ही चीज का, बहुत सारे बंदों ने प्रॉमिस कर दिया सेम चीज का, बहुत सारे बंदों ने सेम चीज का प्रॉमिस कर दिया। जैसे ए बी सी ने मिलके 6 लाख रुपए देने हैं डी को, तो ए बी सी तीनों हो गए जॉइंट प्रोमिसर। इन तीनों को क्या मिलके काम करना पड़ेगा? हाँ मिलके काम करना पड़ेगा। अगर ए मर गया तो बी और ए का लीगल हायर बी और सी के साथ, बी मर गया तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए और सी के साथ, सी मर गया तो ए और बी और सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ए और बी दोनों मर गए तो ए का लीगल वो सी, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर काम करेंगे। और तीनों ही मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम कर देंगे। मतलब कोई पार्टनर जिंदा है तो वो, और मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर काम कर देते हैं।
देख लो इस चीज को जरा, कुछ ऐसा खास नहीं है। सक्सेशन और असाइनमेंट, सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन का रूल लगता है नेचुरल केसेस में, जहां पे लोग मर जाते हैं। बोले तो जैसे मतलब किसी बंदे के मतलब किसी बंदे के क्या बोल रहा हूँ मैं, ना बोलना है, चलो छोड़। जैसे 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 अभी रुको बता। असाइनमेंट जो होता है ना, वो केवल और केवल राइट्स का हो सकता है, ऑब्लिगेशन का नहीं हो सकता। अगर ऑब्लिगेशन का असाइनमेंट हो सकता तो आप मेरी 10 करोड़ की लाइबिलिटी ले लो आज ही। तो जनाब असाइनमेंट जो होता है वो केवल राइट्स का होता है। हमने पढ़ा था ना असाइनमेंट वाला केस, वहां पे याद करो, यूनिट 2 में पढ़ा था असाइनमेंट, जहां पर वो था थर्ड पार्टी कैन स्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक एक्सेप्शन था असाइनमेंट का केस। असाइनमेंट के केस में हमने ये पढ़ा था कि जैसे मैंने बोला ए को लेने हैं बी से पैसे, ए को लेने हैं बी से पैसे और बी को लेने हैं सी से पैसे। तो ऐसी कंडीशन में बी बोल सकता है कि ए साहब आप डायरेक्टली सी से पैसे ले लेना। ए बोलेगा डायरेक्ट, वो बी बोलेगा कि आप डायरेक्टली सी से पैसे ले लेना, तो अपना राइट असाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सक्सेशन का जो रूल होता है वो डेथ के केस में लगता है। सक्सेशन का केस जो होता है लॉ के, वो डेथ के केस में लगता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब विल के तौर पे, वसीयत के तौर पे चीजें मिल जाना। जैसे फादर की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे की आ जाती है, चाहे उसकी लायबिलिटी हो वो भी और चाहे उसकी एसेट हो वो भी। अब ध्यान रखना, लायबिलिटी कितनी आएगी, एसेट से ज्यादा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। जितनी एसेट उसे उस बंदे से मिली है, जितनी एसेट उसके लीगल हायर को उससे मिली है, मतलब लीगल हायर से मिली है, उससे ज्यादा लायबिलिटी उसके लीगल हायर से नहीं आ सकती। मतलब मेरे को अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली है अपने वो उससे, मतलब मैं किसी का लीगल हायर हूं और मेरे को 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, तो मेरे पे 10 लाख से ज्यादा की आंच नहीं आ सकती। तो जनाब देखना, असाइनमेंट केवल और केवल बेनिफिट्स का हो सकता है, असाइनमेंट केवल और केवल बेनिफिट्स का हो सकता है, लायबिलिटीज नहीं हो सकती। ध्यान रखना, लायबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन 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 अगर मैं सक्सेशन की बात करूं तो सक्सेशन के केस में लायबिलिटी भी असाइन हो जाती है। अब देखो ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की लायबिलिटीज, सेक्शन 42 हमने पढ़ी लिया कि किन बंदों को ज्वाइंट प्रोमिसर बोलते हैं। उन्हें मिलकर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, कोई मर गया तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कोई मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। सेक्शन 43 वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर से केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डैमेजेस, क्लेम सब आता है। सुनो सुनना सुनना सुनो। एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर कैन बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, किसी को भी परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हो। अगर मैंने किसी बंदे से बोला, मतलब मैंने एक वो लिया, डिस्क का कनेक्शन लिया और 4 बंदे मिलकर डिस्क का कनेक्शन देते हैं, तो मैं किसी एक बंदे से बोल सकता हूँ क्या मेरे डिस्क लगा के जाओ, या चारों को कॉल करके बोलना पड़ेगा? नहीं, मैं किसी एक बंदे से बोलूंगा डिस्क लगा के जाओ, उससे लगा के जानी पड़ेगी। चारों में से किसी एक को, हाँ किसी भी एक को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, कोई भी बंदे को आप कंपेल कर सकते हो, मजबूर कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए। ध्यान रखना। अच्छा, क्या वो लोग आपस में कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उस बंदे ने डिस्क लगाई और उसका खर्चा आ गया 10 लाख का। एक सेकंड। हाँ, किसी बंदे ने मेरी डिस्क लगाई, उसका खर्चा आ गया 10 लाख का। क्या फालतू की बात कर रहा है, 10 लाख का खर्चा थोड़ी आता है, मतलब आ गया यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, आ गया। मेरी डिस्क लगाने में 10 लाख का खर्चा आएगा, रोक लोगे तुम मेरे को? मेरी डिस्क लगाने में 10 लाख का ही खर्चा आएगा, और बताओ। 10 लाख का खर्चा आया, अब वो 4 बंदे हैं मिलकर लगाने वाले, तो ईच ऑफ देम मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वल, ईच ऑफ देम मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वल। हाँ, अगर उन्होंने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है पर्सनल वाला, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे, वो आपकी पर्सनल मर्जी है। लेकिन 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 अगर उसने मेरे को पर्सनल लेवल पे खर्चा करा है, उस पर्टिकुलर बंदे ने जिसे मैंने कंपेल करा था परफॉर्म करने के लिए, उसने मेरी डिस्क लगाने में 10 लाख का खर्चा करा है, तो वो क्या बाकी लोगों से क्लेम कर सकता है कंपनसेशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, तो हमारा क्या जा रहा है, मतलब ये तो उनकी पर्सनल बात है। अगर आपके बीच, अगर 2 बंदे मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों को मिलके 10 लाख रुपए देने हैं किसी बंदे को। अब मैंने पूरे 10 लाख दे दिए, क्या मैं उससे 5 लाख मांग सकता हूँ? हाँ मांग सकता हूँ। मेरे को नहीं मांगने, मेरा बहुत ही पक्का दोस्त है, मैं बड़े दिल वाला इंसान हूँ, मेरे पे बहुत पैसा है,
₹10 की प्रॉपर्टी है पूरे, तो ऐसी कंडीशन में नहीं मांगने मेरे को, वो मेरी मर्जी है। लेकिन क्या मैं मांग सकता हूँ? हाँ मांग सकता हूँ। सुनना, अगर 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 कोई रेशो नहीं दे रखा तो रेशो क्या होगा? इक्वल। 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख और 5 लाख इक्वल, मतलब इक्वल। उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इक्वल, इक्वल। 10 लाख वो 4 बंदे, मतलब ए बी सी और डी, इन चारों ने मिलके मेरी डिस्क लगाई और ये चारों पार्टनरशिप में है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1 2 3 ना, रुको 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 1 2 3 और 4, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब बताओ 2.5 लाख या लगाना 6 4 10, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, 10 लाख की डिस्क लगाई थी ना उस बंदे ने, ए ने लगा दी सपोज, तो ए कितना मांग सकता है सबसे? 2.5 लाख या इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? सर जी इक्वल, इक्वल बाय डिफॉल्ट इक्वल। आपने कुछ वो बना के रखा है कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बना के रखा तो इक्वल कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल से ज्यादा नहीं मांग पाओगे, ना इक्वल से कम मांगोगे। अब देखो सुन, तो ये 3 केसेस याद रखना सेक्शन 43 में। अब देखो केसेस केसेस एग्जांपल, एबीसी को मिलकर देने हैं डी को 3 लाख रुपए। अब डी ए बी सी में से किस मतलब हम मतलब ए बी सी को देने हैं डी को 3 लाख रुपए, तो डी क्या ए से बोल सकता है? हाँ। डी क्या बी से बोल सकता है? हाँ। डी क्या सी से बोल सकता है? हाँ। तीनों से अलग अलग बोलनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी एक बंदे से बोलेगा तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपस में क्या कर सकते हैं वो अलग बात थी, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ क्या डी कंपेल कर सकता है किसी को भी? हाँ कर सकता है। अब ये तीनों आपस में कैसे दे रहे हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनके कॉन्टेक्ट के बेस की बात है। अब देखो सी कुछ नहीं दे पा रहा, सी कुछ नहीं दे पा रहा, तो इसमें क्या डी की गलती है? डी को तो पूरे 3 लाख मिलेंगे ना। अब देगा कौन? सुनना, या तो ए देगा या तो बी देगा, और ये दोनों आपस में कैसे देते हैं क्या आपस के बीच की बात है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बिल्कुल इक्वल इक्वल बोले तो 1.5 लाख दोनों दे देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला केस, एक्स वाई जेड ने 6,000 देने हैं ए को, ए किसी को भी परफॉर्म कंपेल कर सकता है एक्स या वाई या जेड कि तू पैसे दे दे। अब सुनना, अगर जेड ने पूरे पैसे दे दिए, जेड ने पूरे पैसे दे दिए और एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स से हाफ पैसा मिला, बस एक्स से हाफ पैसा मिला, और वाई से फिर देखते हैं, अभी देखते हैं। तो कुल मिला के केस ऐसा बन रहा है, केस कुछ यूं बन रहा है, एक्स है, वाई है, ऑल जेड है, और ये रहा अपना ए। ए को लेने हैं 6,000 रुपए, ए को लेने हैं 6,000 रुपए एक्स वाई जेड से मिलकर। तो क्या ए एक्स से मांग सकता है 6,000 रुपए? मांग सकता है। वाई से मांग सकता है? हाँ। जेड से मांग सकता है? हाँ। लेकिन हमारी कंडीशन में जेड ने दे दिए पूरे के पूरे पैसे, जेड ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए 6,000 रुपए, जेड ने पूरे के पूरे 6,000 रुपए दे दिए, ठीक 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 ठीक। अब सुना, एक्स इन दोनों को, इन तीनों को देने कितने कितने चाहिए थे? इक्वल, कुछ नहीं देके रखा, इक्वल 2 2 और 2 2 2 2 के 2 के 2 के, इन दोनों को देना चाहिए था 2,000, लेकिन एक्स कितना दे पा रहा है? सिर्फ 1,000 रुपए। हमने पढ़ा ना, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और आधे पैसे ही दे पा रहा है, देखो आधे पैसे दे पा रहा है, तो एक्स देगा 1,000 रुपए। अब देखो वाई की बात, अब कितने हो गए? 5,000 बच्चे। अब बाकी 5,000 इन दोनों के बीच बटनी चाहिए, इन दोनों के बीच, बाकी 5 किसके बटनी चाहिए? इन दोनों के बीच। 6 में से 1,000 तो एक्स ने दे दिए, 6,000 में से 1,000 तो एक्स ने दे दिए ना, बचे कितने? 5,000। 5,000 को कैसे बांटेंगे? इक्वल, साफ बात है इक्वल यार, अभी तो पढ़ा इक्वल, कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो आपकी मर्जी वाली बात है, कुछ नहीं दे के रखा तो इक्वल, इक्वल इक्वल बांट दो, बात खत्म हो गई, टेंशन क्या लेनी, देखो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख के जाना, वहां पे आपको ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा कि ऐसा प्लस ये एक्स से 1,000 रुपए मिले, ये सब। तो जनाब जब क्वेश्चन आएगा तो आप पहले प्रोविजन समझाओगे, तीनों प्रोविजन, 1 2 ना
1, 2 और 3, ठीक। प्रोविजन समझाओगे, सेक्शन नंबर 42 भी लिखोगे, सेक्शन 42 ये वाला, कि ज्वाइंट प्रॉमिसर होता क्या है। 42, 43 समझा के फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, एट लास्ट अपना कंक्लूजन दे दोगे इस तरह से दिखा के। चलो आ जाओ। अब अगर मैं किसी बंदे को बोल दूं तू पैसे नहीं देगा, अगर मैं किसी बंदे को बोल दूं तू पैसे नहीं देगा या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जगह मैं देख लूंगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ आपस में क्या करते हैं इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात है। अब सुनना। Z ने बोला X से, नहीं ये वाला केस नहीं, मतलब यहाँ पे हम X को इंसॉल्वेंट नहीं कर रहे, ठीक। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बराबर पैसे दिए हैं। दोबारा एक केस बना रहा हूँ, एक सेकंड। ओए 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 ओए, X है, Y है, Z है और ये है A। इन तीनों को देने हैं 2,000 रुपए, इन तीनों को देने हैं 2,000 रुपए, 2 और 2, ठीक। अब Z ने बोला X से तू पैसे नहीं देगा, तेरे से पैसे मैं लूंगा ही नहीं, तू मेरा भाई है, तेरे से कैसे पैसे ले लूं। तो क्या वाई X से पैसे मांग सकता है? मेरा सवाल बस इतना है, मांग सकता है, क्यों नहीं मांगेगा? वाई के तो ज्यादा पैसे आएंगे ना, अगर X नहीं देगा तो कैसे बटेगा इक्वल, 3,000 देना पड़ेगा इन दोनों को। वाई ये सब कैसे होने दे, वाई के साथ अन्याय नहीं हुआ, सोचो। वाई का भाई थोड़ी लगता है X, Z का ही तो भाई है। तो ऐसी कंडीशन में वाई क्या वो पैसे मांग सकता है X से? हाँ मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई बिल्कुल मांगेगा। ठीक है। मतलब अगर मैं किसी बंदे को डिस्चार्ज कर दूं ऑब्लिगेशन से, तो क्या दूसरा पार्टनर उससे कंपेल कर सकता है? हाँ कर सकता है। कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है? हाँ मांगा जा सकता है। हमने पढ़ा ना, एनी ऑफ वो आपस में वो लोग कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं एक दूसरे से। तो देखो ABC ने ज्वाइंटली प्रॉमिस करा था डी को देने का 9 लाख रुपए, अब डी को ए ने रिलीज कर दिया, हाँ ठीक है, ए ने पैसे दे दिए डी को सारे, ए ने पे कर दिया। अब नहीं रुकना एक मिनट। हाँ सुन, सॉरी गलत तो बोल दिया, एक सेकंड ना। हाँ ए बी, वो मैंने एक बात गलत बोल दी, ये वाली। ABC ने मिलकर देने हैं डी को 9 लाख रुपए। डी ने बोला मैं ए से पैसे नहीं लूंगा, अब बी और सी को क्या डी को पैसे देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? पूरे 9 लाख रुपए। बी और सी को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन डी ए से पैसे लेगा नहीं, तो बी और सी को मिलके देने पड़ेंगे। क्या बी और सी ए से पैसे मांग सकते हैं? बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि तीनों ने मिलके प्रॉमिस करा है ना। बी और सी की तो लायबिलिटी आ रही है, तो वो ए से पैसे मांगने के पूरे हकदार हैं, ध्यान इस बात का, ठीक। चलो ज्वाइंट प्रॉमिसी के क्या राइट्स हैं? ज्वाइंट प्रॉमिसी के राइट्स ऐसे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ने जो प्रॉमिस किया है मतलब साथ में, ऐसी कंडीशन में उन्हें मतलब परफॉर्मेंस क्लेम करने का पूरा राइट है, जैसा वो कहें, जैसा वैसे चाहें। मतलब ये मैंने और मेरे भाई ने मिलके वो कॉन्टेक्ट करा था कि शायद वो घोड़ा आना चाहिए। अब क्या मेरे कहने से घोड़ा आएगा, उसके कहने से घोड़ा आएगा, हम दोनों के कहने से आएगा क्या? आएगा। कोई भी बोलेगा तो भी आएगा, कि हम दोनों के पास राइट है कि हम परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकें, ठीक। हम दोनों के पास पूरा राइट है कि हम दोनों का परफॉर्मेंस क्लेम कर सके। अगर मैं मर गया और मेरा भाई मर गया तो हम दोनों के बच्चे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो। हाँ, जब कोई टाइम भी ना बताया गया हो, जब कोई एप्लीकेशन भी ना दी गई हो, ना कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया हो, मतलब टाइम भी स्पेसिफाई ना किया गया हो और एप्लीकेशन भी ना दी गई हो। एप्लीकेशन बोले तो बायर वो एप्लीकेशन देता है ना कि मेरे को सामान भेजो, मतलब एप्लीकेशन बोले तो कॉल वॉल से मान लो कि बायर जब बोले मेरे को सामान भेज दो, तो जब टाइम भी नहीं है, बायर ने बोला भी नहीं कि सामान भेज दो, तो कब भेजोगे? सामान कब भेजोगे बताओ? जब टाइम भी नहीं स्पेसिफाई करा तुमने,
एक बंदा आया तुम्हारी दुकान पे, तुमसे बोल के गया कि मेरे को टीवी चाहिए, आपने ये नहीं पूछा कब चाहिए, उसने बोला भी नहीं कि इस दिन भेज देना, ना बायर ने बोला ना आपने वो करा, तो ऐसी कंडीशन में रीजनेबल टाइम में सारा काम कर दो, जितना भी काम है रीजनेबल टाइम में कर दो, ठीक। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाई कर दिया है ब्रो, लेकिन बायर ने अभी तक बोला नहीं है कि भेज दो। सुनना 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 सुनना, जब टाइम स्पेसिफाई कर दिया तो उसी डेट पर भेजो, लेकिन 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 यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में भेजना। यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस बोले तो जैसे यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस बोले तो 5 सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 7-8 तक ऐसी चीजें चल जाती हैं। अब आप रात को 2 बजे भेज रहे हो, नहीं चलेगा ना, कैसे चल जाएगा बताओ। सर्टेन डे की बात हुई है, प्रॉपर डेट और टाइम पर हुई है, तो इन सब की एप्लीकेशन जो होती है वो प्रॉमिसी को ही देनी वो सॉरी क्या बोलते हैं, बिना प्रॉमिसी के बोले आप उसी डे पर परफॉर्म कर दो ना, दिक्कत क्या है। जब सर्टेन डे की बात हुई है, एक स्पेसिफिक डे की बात हुई है, तो उस स्पेसिफिक डे पर परफॉर्म कर दो, बात खत्म कर लो। कहाँ करोगे परफॉर्म, कहाँ करोगे, जो परफॉर्म कहाँ करना है ये पूछने की जिम्मेदारी होती है प्रॉमिसर की। जिस बंदे को प्रॉमिस परफॉर्म करना है उस बंदे की जिम्मेदारी है ये पूछना कि कहाँ परफॉर्म करूं, ठीक। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तभी तो कर पाओगे जब आपको पता होगा कहाँ परफॉर्म करना है, तो एक बार पूछ तो लो, वो ना बताए तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे, बात ही खत्म। अगर प्रॉमिसी ने कुछ बता के रखा है, प्रॉमिसी की सुन लो, क्या दिक्कत है। चलो वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या तो पूरा का पूरा आएगा वरना सेक्शन नंबर 56, सिर्फ सेक्शन 56 ए आना तो चाहिए, देखो चलो ए इंस्टीट्यूट का हिसाब ऐसा है कि यहाँ पे बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो पहले कभी आई नहीं, तो अचानक से प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा ही मुश्किल। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हटा दूंगा, ये सब कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लेना एक तो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, 2 का रेसिप्रोकल क्या 1/2, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा उल्टा। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस को उल्टा प्रॉमिस बोला गया है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैंने सामान मांगा, ये हुआ एक प्रॉमिस, उसको पैसे भी देने हैं, ये हो गया प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। मैंने सामान मांगा, ये हो गया एक प्रॉमिस, मेरे को पैसे भी देने हैं, ये हो गया दूसरा प्रॉमिस। हमने पढ़ा था ना, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्म में एग्रीमेंट, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस ही तो एग्रीमेंट बनाता है, जब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस ही नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसा, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैसा। तो जनाब रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो बीच में आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमेशा और हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी ना हो तब तक परफॉर्मेंस नहीं करनी चाहिए। जब तक वो सामान देने के लिए रेडी नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, जब तक मैं पैसे देने के लिए रेडी नहीं हूं तब तक वो सामान भी नहीं देगा। चलो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेसली फिक्स कर लो, या तो फिक्स करके रख लो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कि कब परफॉर्म होगा। ऑर्डर बोले तो किस ऑर्डर में होगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, सीक्वेंस मतलब होता है पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, सीक्वेंस मतलब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। या तो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल स्पेसिफिकली लिख के रख लो पहले ये होगा बाद में ये होगा, या फिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। जैसे मैं होटल गया तो होटल में पहले वो खाना सर्व करेंगे या पैसे लेंगे, डिपेंड करता है। आप अगर सादा होटल में जाओगे तो वहां पे पहले आपको खाना देंगे, उसके बाद आपसे पैसे लेंगे, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का नेचर पर डिपेंडेंट होना। कुछ जगहों पर पहले ही पर्ची काट के दे देते हैं, उसके बाद आपको खाना मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे पहले पर्ची कटवानी ही पड़ेगी, तभी वो ऑफर परफॉर्म कर पाएंगे।
अब सुनना, जैसे 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 मेरे को सामान भिजवाना है शिप से, मेरे को सामान भिजवाना है शिप से, तो पहले मैं सामान को शिप तक लेके जाऊंगा, उसके बाद शिप वाले अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे। तो जनाब प्रॉमिस डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करेगा, उसके बाद देखेंगे फिर। चलो चलो चलो, अगर कोई बंदा आपको रोकता है, अगर आपको रोकता है या टोकता है, कोई रोक के तो देखे मेरे को अगर कोई बंदा आपको रोकता है या टोकता है, ऐसी कंडीशन में कॉन्टेक्ट हो जाता है वॉइड एबल। क्या बोल दिया मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं सामान लेने गया, मैं उससे अपने काले जादू का सामान लेने गया, उस बंदे ने मेरे को उल्टा पत्थर और फेंक के मारे कि कुछ आता जाता तो है नहीं, बाबा बन के बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में उसने मेरे को रोका ना, तो ऐसी कंडीशन में मेरी तरफ से कांटेक्ट हो जाता है वॉइड एबल। मैं कांटेक्ट को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा नुकसान होगा तो कांटेक्ट वो भी कर दूंगा, मतलब क्या बोलते हैं, डैमेजेस मांग लूंगा उससे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए बस रात को। चलो, effect of default to promise when reciprocal promise is to perform first in notch completion। अगर कोई पहले परफॉर्म होने वाला प्रॉमिस है, अगर कोई प्रॉमिस पहले परफॉर्म होना चाहिए, अगर कोई प्रॉमिस पिल्ले परफॉर्म होना चाहिए, पिल्ले परफॉर्म होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में पहले उसी को परफॉर्म होना चाहिए। अगर पहले वाला प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं होगा तो आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दोनों पढ़ के रखने हैं, बड़े ही खास एग्जाम्पल हैं। देखो, ए ने बी की शिप हायर करी, ए सामान लेके ही नहीं पहुंचा, तो बी की लायबिलिटी आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। बी की शिप की जिम्मेदारी तभी तो आएगी जब ए सामान लेके पहुंचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अगर टाइम फिक्स करके रखा है आप लोगों ने, अगर आपने टाइम फिक्स करके रखा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर टाइम नहीं लगा, मतलब टाइम क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या था, अगर आप लोगों ने टाइम फिक्स करके रखा है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी वो पढ़ेंगे। अगर देखो टाइम इसेंशियल नहीं है, अगर टाइम इसेंशियल नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। लेकिन क्या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? हाँ, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई लॉस होता है डिले की वजह से, तो आप डैमेजेस क्लेम करके रखते हो। लेकिन अगर टाइम ही इसेंशियल कंडीशन है, मेन चीज ही टाइम ही है, मेरा बर्थडे है 21 तारीख का, केक आ रहा है 24 तारीख को, मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं करूंगा, वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी खास बात, ठीक। चलो चलो चलो, पढ़ लेना है तो एनालिसिस है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल एक्ट। क्या आपको नहीं लगता इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है? दोनों अलग अलग होते हैं सर। अगर कोई चीज वॉइड है, इनिशियो है, शुरुआत से ही वॉइड है, तो उसे हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। और अगर कोई चीज बाद में पहले सही थी बाद में वॉइड हुई है, उसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जनाब ये वॉइड एग्रीमेंट होता है, ऐसे एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल होते हैं वो वॉइड होते हैं, साफ बात है। मैं आपको काले जादू से खजाना ढूंढ के थोड़ी दूंगा, मतलब दे भी सकता हूँ, तुम्हें पता ही है कितना बड़ा ब्लैक मैजिशियन हूँ मैं, काला जादू एक्सपर्ट। चलो, ओके 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 ओके, यहां से नहीं, यहां से पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई चीज इनिशियली इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबल बोले तो, इनिशियली इम्पॉसिबल बोले तो वॉइड एब इनिशियो। अगर कोई चीज वॉइड एब इनिशियो है, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज वॉइड ही है, साफ बात है। अगर कोई बंदा एक बार शादी कर ले तो दूसरे शादी थोड़ी कर लेगा, वॉइड एब इनिशियो है ये चीज। माइनर सर किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। अच्छा, कुछ जैसे 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 इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोलूं तो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जैसे जैसे घोड़ा मर गया, मैं उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, सब बात है। मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, इतने में आग लग गई, गोडाउन का सारा माल जल गया, क्या मैं उस माल के लिए वो कर सकता हूँ? कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, वॉइड है। इसको बोलते हैं वॉइड है इनिशियो। सुनना, अगर कोई चीज ऐसी है जो दोनों पार्टीज को पता है,
कि नहीं हो सकती, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, दोनों पार्टीज को ही नहीं पता कि चीज हो सकती है, तो उसमें बोलते हैं वॉइड वॉइड वॉइड। देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों पार्टीज को ही पता है ये चीज इम्पॉसिबल है, अगर दोनों पार्टीज को पता है ये चीज इम्पॉसिबल है, तो वो वॉइड होती है। जैसे कि बी ने प्रॉमिस करा 5 लाख देने का, अगर वो इंडियन ओशियन को तैर के कूद के वापस आ जाए 1 हफ्ते में। पहली बात तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि तैर के इतना बड़ा ओशियन पार कर लिया जाए, और एक हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में ये हो गया इम्पॉसिबल एक्ट फ्रॉम बोथ साइड, वॉइड। ठीक, अगर दोनों पार्टीज को ही नहीं पता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। घोड़ा मर गया, हम घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे हैं, वॉइड। ठीक है, अगर प्रॉमिसर को ही पता है, अगर सिर्फ प्रॉमिसर को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये हम डाल देते हैं फ्रॉड की कंडीशन में। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। सेक्शन नंबर 17, कंपनी 15 ने 16 को इन्फ्लुएंस करते हुए बोला कि 17 के साथ फ्रॉड करेंगे, लेकिन गलती से 18 के साथ मिसरिप्रेजेंट हो गया। चलो चलो चलो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इस पर से सेपरेट क्वेश्चन आ रखा है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पूछते हैं, और वो पूछते हैं इसके एग्जाम्पल वगैरह लिख के समझाओ। तो इसको बोलते हैं पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। पहले तो सही था, पहले तो सही था, पहले तो सही था, लेकिन अचानक से शॉकिंगली, अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गए सर्कमस्टांस, वक्त और जज्बात अचानक से बदल गए, और दोनों पार्टी कुछ नहीं कर पाई। इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मेरे को सामान यहां से ले जाना है वहां पर, मेरे को सामान ले जाना है सिटी ए से सिटी बी पर, सिटी ए और बी को जोड़ने वाली एक सड़क ही टूट गई, इकलौती सड़क, और कोई रास्ता ही नहीं है, जहाज आते ही नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, ना जहाज है ना एयरप्लेन है, कुछ भी नहीं है। इकलौती सड़क जो यहाँ से वहां तक जोड़ती थी, वो सड़क भी टूट गई। अब हम कुछ भी करके सामान नहीं पहुंचवा सकते, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरी तरह से वॉइड। क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकता, उसकी गलती थोड़ी है। चलो, ए ने बी से शादी करने का वादा करा था, लेकिन ए अचानक से पागल हो गया, ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरी तरह से वॉइड। पागल से शादी थोड़ी कर लोगे, पता चले वो फेरों की जगह छोड़ो। हाँ, अगर कोई चीज लीगल है और कुछ चीज इलीगल है, तो लीगल चीज वैलिड, ये चीज वाइड। अगर एक चीज ये सेम इलीगल वाला नाम है, देख लेना, एग्जाम्पल पढ़ के जानना है, छोड़ रहा हूँ मैं आपके ऊपर। राइस और इस ओपियम की बात चल रही है यार, तो राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ओपियम मतलब ड्रग्स यार, ड्रग। चलो, हु एक और वेरी वेरी, समझा? अबे वेरी इम्पोर्टेंट, बोलो सभी इंपॉर्टेंट बता देगा क्या? अरे एक 46 वाला, वो क्या बोल रहा हूँ, एक तो 43 वाला जॉइंट प्रोमिस, जॉइंट प्रोमिस सेक्शन 43 44, इसके अलावा 37 39 41, और अपना ये वाला टॉपिक रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला, एक ये वाला टॉपिक, और एक टॉपिक और है इसमें। तो इन पर से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, नहीं बताऊंगा उसके बाद में बोलोगे क्वेश्चन आ गया। तो देखो, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, और मैं एक्सप्रेसली या इनडायरेक्टली बता रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर डेप पर पैसे लगा दो मेरे, मतलब मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं आपके साथ। अब ऐसी कंडीशन में मैंने अचानक से आपको मेरे पहला ट्रांजेक्शन था 10,000 का, माय फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड रुकना, ओके, तो मेरा पहला ट्रांजेक्शन है 10,000 का, 10,000। तुम्हें पता है 10 रुपए की प्रॉपर्टी के साथ मैं क्या क्या कर लेता हूँ। दूसरा ट्रांजेक्शन है 7,000 का, और तीसरा जो ट्रांजेक्शन है वो है 5,490 रुपए का। 5,490, 5,490। अब सुनना, अगर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया
कि इस पर्टिकुलर डेप्थ पर मेरा पैसा लगा देना, चाहे मैंने डायरेक्टली बताया, एक्सप्रेसली बताया, चाहे इम्प्लाइड तरीके से बताया, तो आपको उस तरफ मेरा पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको 25,000 रुपए दिए, ना 25 नहीं, मैंने आपको 17,000 रुपए दिए और बोला इन दो पर लगा देना पहले तो पूरे पूरे, उसके बाद इसको सेटल कर देना बचे हुए पैसे से। मतलब 17,000 में से 7,000 यहाँ लगा देना, 10 बचे, और 10,000 में से ये लगा देना, तो बचे हुए फिर 10,000 में सेटल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने आपको कुछ बोला नहीं। ये तो हो गई पहली कंडीशन, जहां पे मैंने आपको बोला 17,000 को पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ नहीं बोला और मैंने आपको सीधे 5,490 रुपए पहुंचाए, तो आपको क्या नहीं लगता मैंने इम्प्लाइड तरीके से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करा है? नहीं लगता? सोचो सोचो, मैंने आपको गिन के 5,490 रुपए दिए, तो आपको नहीं लगता मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया? या मैंने सिर्फ 7,000 दिए गिन के, तो आपको नहीं लगता मैंने इम्प्लाइड तरीके से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश करी है? लेकिन अगर मैंने 8,000 दिए होते, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या पता कौन सा वाला, तो आप अपनी मर्जी से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर मैंने इंडिकेट कर दिया, अगर मैंने बता दिया, मैंने यानी डेटर ने बता दिया कि इस पर्टिकुलर डेप पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बताया, तो क्रेडिटर अपने अकॉर्डिंग लगा सकता है। कंडीशन क्या है? लॉफुल डेप्ट होना चाहिए, इसके अलावा पेएबल होना चाहिए, ड्यू डेट उसकी, टाइम बार्ड हो तो चलेगा, क्या चलेगा? ऐसा होता है कि लिमिटेशन एक्ट बोलता है 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी, 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी डेटर ने, तो वो बैड डेप्ट ही मान लिए जाते हैं, वो रिकवर नहीं कर सकते, आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते। अब तुम उसके गले पे चाकू रख के रिकवर कर लो, हम क्या कर सकते हैं उसमें? लीगली रिकवर नहीं कर सकते, ठीक? ओके ओके। ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू डिस्प्यूटेड डेप्ट, डिस्प्यूटेड डेप्ट पे नहीं लगाओगे। तो डेटर बोले डेटर की सुनो, डेटर नहीं बोल रहा तो इसकी सुन, मतलब अपने आप लगा दो, लेकिन डिस्प्यूटेड पे नहीं लगाओगे। लॉफुल डेप्ट जो कि ड्यू हो चुका हो, पेबल हो, ये इस सब पे लगा सकते हो। अगर दोनों ने ही नहीं लगाया, ना डेटर के पास इतना टाइम, ना क्रेडिटर के पास इतना टाइम, तो उन वो लग जाता है प्रोपोर्शनेट उस पे, ऑर्डर ऑफ टाइम पर, ऑर्डर ऑफ टाइम पर। और अगर सेम डे पर ही ट्रांजेक्शन हो तो प्रोपोर्शनेटली लगा दो, जैसे 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 ये 1 तारीख की ट्रांजेक्शन है, ये 2 की, ये 3 की। सुनना, अगर मैंने 15,000 रुपए दिए, तो पहले ये सेटल होगी, फिर ये सेटल होगी, उसके बाद लास्ट में जाके ये वाली सेटल होगी, ठीक? मतलब 10,000 अगर मैंने दिए तो पहले ये, फिर ये, मैंने 15,000 दिए, तो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी 1 तारीख वाली पहले, 2 तारीख वाली पहले, 3 तारीख वाली सबसे लास्ट में। अब सुनना, अगर ये सेम चीज भी 1 तारीख को होती, अगर ये सेम चीज भी 1 तारीख को ही होती और मैंने दिए होते 15,000 रुपए, अगर ये चीज भी सेम तारीख को होती और मैंने दिए होते 15,000 रुपए, तो ऐसी कंडीशन में किस पे लगाते, इस पे या इस पे? तुम बोलोगे 15,000 रुपए को, 15,000 रुपए को हम 10:7 के रेशो में बांट लेते, 10:7 के रेशो में बांट लेते, 15,000 को 10:7 के रेशो में बांटते, कितना बांट रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, 15,000 डिवाइड बाई 17 इंटू 10, 8,224 रुपए, 8,224 रुपए तो यहाँ अप्लाई हो जाते। ओके ओके ओके, और -15,000, -15,000 करीब इतने ही 6176 यहाँ अप्लाई हो जाते। मतलब मैंने 10:7 के रेशो में बांट लिया। क्यों बांटा? लॉ बोल रहा है, मैंने थोड़ी बांटा अपनी तरफ से। देखो, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर लो, प्रोपोर्शनेटली तो करा है, रेशो में तो अप्लाई करा है, देखो रेशो में तो अप्लाई करा है, देख लो और बताओ। चलो चलो चलो, ओके। परफॉर्मेंस कब खत्म हो जाती है? देखो ये वाला, ये सेक्शन 62 क्वेश्चन बन रहा है अभी इसी दिसंबर 10 में ये वाला क्वेश्चन आया है, नोवेशन और अल्टरेशन के डिफरेंसेस। हालांकि इन्होंने 2 ही डिफरेंसेस वो क्या बोलते हैं, इन्होंने 2 ही डिफरेंसेस देके रखे, लेकिन क्वेश्चन 6 नंबर में आया, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आया है। तो देखो, नोवेशन बोलता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और नया कॉन्ट्रैक्ट ला दो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, ठीक? रिसेशन मतलब होता है रोक देना, रिसेशन मतलब रोक देना, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दो, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ठीक? अब देखो,
एल्ट्रेशन, एल्ट्रेशन मतलब होता है पुराने वाले में हल्का सा चेंज कर दो, हल्का सा चेंज कर दो। एल्टर, एल्टर मतलब भी होता है चेंज। ठीक, बात खत्म। अब देखो देखो देखो, नोवेशन और एल्ट्रेशन में डिफरेंस काफी कम है। नोवेशन और एल्ट्रेशन में काफी कम डिफरेंस है, लेकिन जो भी है वो देखेंगे। देखो देखो देखो, नोवेशन मतलब होता है पुराने वाले को हटा देना और नए वाले को ले आना। नोवेशन जो होता है वो टर्म्स को चेंज वगैरह करके भी लाया जा सकता है, लेकिन एल्ट्रेशन में केवल टर्म्स को चेंज कराया जा सकता है। बात मतलब नोवेशन, नोवेशन मतलब नया ना, तो पुराना वाला खत्म करके नया कॉन्टेक्ट ले आओ, इसको बोलेंगे नोवेशन। एल्ट्रेशन का मतलब होता है पुराना वाला चेंज करके नया वाला ले आओ। नोवेशन मतलब पुराना वाला खत्म करके नया ले आओ। एल्ट्रेशन मतलब है पुराने वाले में कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दो। ठीक, दोनों में ही चेंज करना थोड़ा बहुत आता है। अब सुनो, हाँ, ये सारी जो चीजें होती हैं ये म्यूचुअली होती हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। क्या इम्यूचुअली हो सकती है, मतलब दोनों की कंसेंट के बिना हो सकती है? नहीं, बायर को सेलर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, सेलर को बायर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी नोवेशन, रिसेशन और एल्ट्रेशन हो सकता है। बस एक सेकंड। हाँ, तो नोवेशन मतलब होता है पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट लाना। रिसेशन मतलब होता है पुराना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट लाना ही नहीं, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट बस खत्म कर देना। रिसेशन, रिसेशन मतलब होता है रोक देना, बोले तो कैंसल, कैंसल। यहाँ पे बस कैंसिल किया जाता है, यहाँ पे कैंसल प्लस न्यू, कैंसिल और न्यू दोनों दोनों। ठीक, और यहाँ पे एल्टर, एल्टर मतलब होता है चेंज, चेंज 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 चेंज, छोटी मोटी चीजें चेंज करती बात। ठीक है, प्रोमिसी में वेव, वेव या रेमिट, रेमिशन, इसको बोलते हैं रेमिशन, रेमिशन। यार कोई दिक्कत है, एज यू नो वेरी वेल बजट इज लो। रिसेशन नहीं, रेमिशन, 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 रेमिशन मतलब होता है छोड़ देना, मैं अपना राइट ही छोड़ दूं, इसको बोलते हैं रेमिशन। तो अगर वो प्रोमिसर छोड़ दे राइट तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। पर क्या रहे हम, कॉन्ट्रैक्ट किन किन कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब किन किन कंडीशन में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, किन किन कंडीशन में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती होता है, किन किन कंडीशंस में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जनाब, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन इन केसेस में परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो क्यों परफॉर्म करोगे, रिसेशन कर दिया तो क्यों परफॉर्म करोगे, एल्टर कर दिया तो क्यों परफॉर्म करोगे। इसके अलावा अगर प्रोमिसर खुद मना कर दे, प्रोमिस ही खुद मना कर दे तो क्यों परफॉर्म करोगे। इसके अलावा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और आपने उसे वॉइड कर दिया, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था तो आपको उसके बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई पैसा मिला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। देखो देखो सुनो, किसी ने मेरे गले पे चाकू रख के मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब ऐसी कंडीशन में क्या आपको नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देना चाहिए? मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर लिया। अब उसने मेरे को, सपोज मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 रुपए 100 रुपए में ली थी, तो क्या मेरे को वो 100 रुपए वापस करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको जो मेरे घर मिला है क्या वो घर वापस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बंदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा उठा ले तो ऐसी कंडीशन में उससे वो पैसा वापस ले लिया जाता है। इस पर ही केस स्टडी आती है, वही वाली पेंटर वाली, जो दिखाई दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो लास्ट टॉपिक ही बचा है। देखो देखो देखो, कम गया, कम गया, कम गया। एक तो ये देखो चेक वाला क्वेश्चन, तो 3 डेप्थ है, ये सेक्शन नंबर 59, 60, 61 लगा दी है यहाँ पे। देखो उस बंदे ने वो किया है, एग्जैक्ट पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे 59 वाला सेक्शन लग जाएगा, जहाँ डेटा खुद बता देता है कि मेरे को इसके खिलाफ लगा दो इम्प्लाइड तरीके से। तो यहाँ पे इम्प्लाइड तरीके से बताया गया तो इसके खिलाफ सेटल हो जाएगा। अब बच्चे 15,000 रुपए, क्या ये 15,000 से मैच कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे क्रेडिटर खुद अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्रेडिटर ने खुद अप्लाई करने की बात करी नहीं गई है। सेक्शन नंबर 61 लग जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो जनाब टाइम के अकॉर्डिंग पहले लगेगा ये, उसके बाद लगेगा ये, मतलब 15,000 में से पहले इतने लगा देंगे, बाकी बच्चे कुछ 15,000 में से इस पे लगा देंगे। देखो देखो देखो, देख लो, ये तो डायरेक्टली लग गया
उसके बाद 15,000 जो है वो हम लगाएंगे पहले इसकी तरफ, उसके बाद लगाएंगे इसकी तरफ। ठीक, चलो ओके ओके ओके। और क्या है, पेंटर वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये रहा। तो देखो, रिच ने पेंटर को पैसे दिए थे, रिच ने पेंटर को पैसे दिए थे सी नाम के पेंटर को, और बोला था 50,000 रुपए देके बोला था मेरी पेंटिंग बना देना। उसे 10 सिटिंग में बनानी थी 3 महीने में। लेकिन बंदा जब 6 सिटिंग पे पहुंचा तो वो पैरालाइज हो गया और अब वो काम नहीं कर सकता। बंदा वो पैरालाइज हो गया, पड़ गया बेड पे, काम नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या मिस्टर के जो कि उस वो सॉरी मिस्टर के जो है सी का बच्चा है, सी का बच्चा है के, क्या वो के से बोल सकता है कि मैं अपने पापा की जगह पेंटिंग बना के? तो नहीं, पर्सनल स्किल का काम है। पर्सनल स्किल का काम प्रोमिसर खुद करता है। सेक्शन नंबर 37 बोलता है कि जब फादर मर जाए तो उसका लीगल हायर, मतलब कोई बंदा मर जाए उसका लीगल हायर काम कर सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल का नहीं होना चाहिए। 37 लगेगा, 40 लगा सकते हो, मर्जी वाली बात है। लेकिन एक ये वाली चीज और देखो, मनी रिफंड मांग सकता है क्या? हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। जब वो बंदा मर गया, बंदा पैरालाइज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। और सेक्शन नंबर 65 अभी पढ़ा हमने, सेक्शन 65 पढ़ा हमने कि वहां पे मनी को रिफंड कराया जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो उसके अंदर किसी बंदे को बेनिफिट मिलते हैं तो उससे पैसा वापस लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो चलो, पंगे ये रहा। देखो, सेक्शन नंबर 65 लगा दिया, 37 लगा दिया, 40 नहीं लगाया है इन्होंने। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़े सेक्शन के क्लासेस होते हैं, मतलब लग जाते हैं एक में 2 से 3 से ज्यादा सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ देखो, अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट है तो उसके तहत अगर किसी को फायदा मिला है, अगर कोई फायदा मिला है तो उसे वापस करना पड़ेगा। वॉइडेबल का फायदा देना पड़ेगा, वॉइड का फायदा देना पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है एंड नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म नहीं करना पड़ता, अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, लो छठवां पॉइंट देखो, अगर आप रिसेशन कर रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो, रिसेशन का गया रिसेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो आपको उसे बताना पड़ेगा। ये बोलता है सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 जो अपना कम्युनिकेशन से रिलेट कर रहा था, याद करो, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जब ऑफर उस बंदे को पता चल जाए तब ऑफर की कम्युनिकेशन खत्म होती है। जब सामने वाला बंदा लेटर पोस्ट कर दे तो उसकी मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस खत्म, और जब उसका लेटर मेरे को मिल जाए तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस खत्म। तो ऐसी कंडीशन में किया जाता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। तो रिसेशन कब तक कर सकते हैं हम? वो था ना रिवोकेशन ऑफ ऑफर, वहां तक वो जोड़ के देखो वहां से। चलो चलो चलो, तो जनाब जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ना हो तब तक हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। मतलब वो लेटर भेजे उससे पहले मैं रिवोक कर सकता हूँ, या फिर मतलब वहां से वो वहां उसका लेटर मेरे को मिले उससे पहले वो रिवोक कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में परफॉर्मेंस हो जाएगी डिस्चार्ज। सेक्शन नंबर 67 ये मैच कर रहा है इससे, देखो 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 देखो, ये रहा 53 53, हाँ 53, हाँ ये रहा। देखो, दिस इज सेम एज सेक्शन नंबर 67। यही वाली चीज बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जहां पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना मिले बंदे को। मैं गया, उसने मेरे को सामान तो देना बहुत दूर की बात है, उतना उल्टा पत्थर फेंक के मारा काला जादू करेगा वे। तो ऐसी कंडीशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, और मैं उससे मतलब वो डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता हूँ। अगर मेरे को रीजनेबल फैसिलिटी नहीं मिली तो ऐसी कंडीशन में मेरे राइट्स नहीं चूकेंगे, उसके राइट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर एक बंदा पढ़ने से ही मना कर दे, मैं चिल्ला चिल्ला के कर क्या लूंगा? यही बात है ना, देख लो ये चीज। अब आता है डिस्चार्ज बाय लॉ। कई बार इस पर से क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का, 7 नंबर का, कई बार इससे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इस चैप्टर में करीब 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर से अक्सर क्वेश्चन आने आ ही जाते हैं। तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाता है? परफॉर्म कर लो। परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? 37 के तहत, सेक्शन 37 के तहत एक्चुअल भी हो सकती है और अटेम्प्टेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो चलो, म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेक्शन 62, सेक्शन 62 नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन, नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन। अगर नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन कर दें तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। परफॉर्मेंस कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन कर दो बोले तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट देखो शब्द लिखा हुआ,
म्यूचुअल एग्रीमेंट क्यों नहीं लिखा है? ये हेडिंग नहीं है। देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर आप खत्म कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर दो तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, परफॉर्मेंस कर दो तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस ही खत्म हो जाए, मतलब इम्पॉसिबल हो जाए तो खत्म। देखो, जैसे लॉ चेंज हो गया अचानक से, वॉइड पढ़ा है ना, चेंज इन सर्कमस्टांस मेक्स वो वॉइड। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए, घोड़ा मर गया, चश्मे की डंडी टूट गई। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, अगर कोई चीज ही खराब हो जाए तो उससे वो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे कोई बंदा मर गया, ऐसी सब चीजें कवर होती हैं। वॉर हो गई, ये सब कवर होता है सेक्शन नंबर 56। 56 क्या था? वॉइड वाला सेक्शन। इम्पॉसिबल एक्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर अ इम्पॉसिबल एक्ट, ये सब चीजें पढ़ लेना। काला जादू नहीं चलेगा, शादी वादी का केस पढ़ लेना। टाइम खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया। लिमिटेशन एक्ट, 3 साल हो गए, क्या आप डेटर से पैसे क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। लॉ की तरफ से कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, लॉ की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, लॉ ही मना कर दे, लॉ मना कर दे तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। टाइम खत्म हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। देखो, परफॉर्मेंस कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया तो परफॉर्मेंस खत्म, लॉ ने मना कर दिया तो भी परफॉर्मेंस खत्म, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसके अलावा देखा जाए तो जब टाइम खत्म हो जाए तो भी परफॉर्मेंस खत्म। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 5, आराम से पढ़िए। मतलब मैं कांटेक्ट करने से ही मना कर दूं, जब मैं कांटेक्ट करने से मना कर दूंगा तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज हो जाएंगी। जब सामने वाला कांटेक्ट परफॉर्म करने से मना कर दे तो मैं ऐसी कंडीशन में उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, मेरी तरफ से राइट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, चलो चलो चलो। अब देखो, वेव या रेमिट करना, रेमिशन अभी पढ़ा, रेमिशन जब सामने वाला ही छोड़ दे, सामने वाला ही अपना राइट छोड़ दे। रेमिशन जब सामने वाला ही अपना राइट छोड़ दे तो ऐसी कंडीशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर मैं रीजनेबल फैसिलिटी ही ना दूं, सेक्शन 67 और 53, तो मतलब अगर मैं रीजनेबल फैसिलिटी ही ना दूं तो सामने वाला मेरे से वो नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। मतलब मैं सामने वाले से कम, अगर कोई मेरे काम करने को आया, मैं उस पर पत्थर फेंक के मार रहा हूँ, उसको फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में मतलब मैं पढ़ना ही नहीं चाह रहा हूँ, सामने वाला मेरे को चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ तुम्हारी, यहाँ देख लो। हाँ, तो मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं चलेगा, मतलब आप मेरे पर ब्लेम नहीं डाल सकते, मेरे से परफॉर्मेंस के लिए केस नहीं कर सकते। आप ये थोड़ी केस कर दो कि मैं पढ़ नहीं रहा था इसलिए उसने पढ़ाया नहीं। मर्जर ऑफ राइट, देखो देखो देखो, एक बंदे ने जमीन लेके रखी थी, उस पर वो पैसे देता था, लीज बोले तो रेंट, लीज बोल लो रेंट, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर यार, रेंट के बेसिस पर। उस बंदे रेंट पर एक जमीन लेके रखी थी। अब वो जमीन जब उसने रेंट पे लेके रखी थी, बाद में वो जमीन खरीद ली उसने, ऐसी कंडीशन में क्या उसे रेंट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, साफ बात है। तो जनाब, बड़ा राइट वो जब कोई बड़ा राइट आता है तो उसके साथ छोटा राइट अपने आप मर्ज हो जाता है। जब कोई बड़ा राइट आता है तो उसके साथ छोटा राइट अपने आप मर्ज हो जाता है, छोटा राइट अपने आप गायब हो जाता है। देखो इन्होंने लिख के रखा है, द इंफीरियर राइट वैनिशेज, वैनिश मतलब गायब हो जाना, वैनिश मतलब गायब हो जाना, छोटा राइट अपने आप खत्म हो जाता है और उसे एनफोर्स करने की जरूरत नहीं होती, रेंट देने की जरूरत नहीं होती। जब मेरी जमीन मैंने खुद खरीद ली, जब वो जमीन मैंने खुद खरीद ली तो मैं रेंट क्यों दूं? सोचो। ओके ओके ओके, आ जाओ। अब देखो सुन, हाँ, एक्स वाई जेड ने ए को देने का वादा करा था 50,000 रुपए। सेक्शन 43 की याद आनी चाहिए इसको देखते ही, 43 की याद आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आनी भी चाहिए। वाई, क्या ए पूरा पैसा वाई से मांग सकता है? मांग सकता है, वाई ने भी दे भी दिया, लो वाई ने पैसे दे दिए। अब बताओ, वाई कितना कितना मांग सकता है एक्स और जेड से? इक्वल, डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है ना, 50,000 का तीसरा हिस्सा ये देगा, तीसरा ये देगा, तीसरा ये देगा। 50,000 का तीसरा हिस्सा बोले तो 16,000 कुछ, 16,667 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स लायबिल होगा एक्स के केस में, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। सेक्शन 37 बोलता है कोई बंदा मर जाए, सेक्शन 42 बोलता है, सॉरी नॉट 37, 42, क्योंकि 42 में पढ़ा ना ज्वाइंट उसके बारे में। इसके अलावा जेड इंसॉल्वेंट हो गया, अगर जेड इंसॉल्वेंट हो गया तो ये दोनों मिलके 25,000 रुपए दे देंगे। ठीक, चलो चलो, हाँ। और यहाँ पे उल्टा कुछ इन्होंने ये पूछा है, क्या एक्स जेड के एसेट से हिस्सा मांगा जा सकता है? हाँ मांग लो, क्यों नहीं मांगोगे। देखो देखो देखो,
वाई जेड की उससे पैसा मांग सकता है। जो पूछा गया उसका ही तो जवाब देंगे, फालतू की चीज़ों के जवाब ने। ये थोड़ी पूछा है कितने कितने ले सकता है, वो इक्वल इक्वल मांग सकता है, इन दोनों से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, क्योंकि तीनों ज्वाइंट प्रॉमिस है। सेक्शन 43 लगेगा और 42 भी लगेगा। 42 नहीं लिख रखा क्या उन्होंने? हाँ ले रखा। तो ये चीज़ है। चलो दूसरा वाला हमने देख ही लिया था। चलो तीसरा देखो। मिस्टर झूठ ने झुट्टू झुट्टू ने सच्ची सच्ची मुच्ची की बाइक खरीद ली, मोटर कार खरीद ली। कितने की? 5 लाख रुपए की। और 2,20,000 रुपए पे कर दिए मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच को। अब सुनना, 3 महीने बाद क्या हुआ? 3 महीने खत्म हो गए। 3 महीने खत्म हो गए। एक मिनट रुकना, एक सेकंड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर झूठ परचेज इन टर्म्स। क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। Mr. Jhoot entered into agreement of Mr. Sach to purchase Mr. Sach मोटर कार for 5 लाख। मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच की बाइक खरीदी है, मोटर कार खरीदी है 5 लाख के लिए, विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के उस पे टाइम पर खरीदी थी, ठीक है। एक सिक्योरिटी 20,000 पेड बाई वो इतना इतना इतना। अच्छा ये वाला सेल है, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाली कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 महीने खत्म होने के अंदर अंदर बताना पड़ता है कि मैं आपकी बाइक खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। अगर 3 महीने बीत गए तो ऐसी कंडीशन में उसने बोला नहीं या उसने बोल दिया तो मतलब इस तरह का केस है। मतलब जैसे 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 मैंने आपको अपनी बाइक बेच दी, अब मैंने आपसे बोला कि अभी तो 20,000 रुपए दे जाओ, अगर 3 महीने में आपको पसंद आए तो रख लेना, वरना पैसे वापस ले जाना। और अगर आपको वो लगे मतलब सही लगे तो 3 महीने बाद इसे खरीद भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ऐसा कि मिस्टर झूठ ने 3 महीने बाद रिप्लाई नहीं करा। मिस्टर झूठ ने रिप्लाई नहीं करा मिस्टर सच को, ना ही फोन करा, ना ही कॉल वॉल उठाई, कुछ भी नहीं करा। जब 6 महीने बीत गए, बात कितने की थी? 3 महीने की। और जब 6 महीने बीत गए तो मिस्टर झूठ को याद आया, हाँ एक बाइक, एक मोटर कार भी तो थी। अब उसे अपने 20,000 रुपए वापस चाहिए। क्या वो 20,000 रुपए वापस मांग सकता है या नहीं? मतलब कंडीशन ये थी कि उनको वो चाहिए था, मतलब मिस्टर झूठ ने बाइक मोटर कार खरीदी थी मिस्टर सच की, और मिस्टर झूठ जो थे उन्होंने बोला था 3 महीने में बता दूंगा चाहिए नहीं चाहिए, 20,000 रुपया भी रखो, पसंद आएगी तो रख लूंगा। 3 महीने में कोई रिप्लाई नहीं आया। 6 महीने बाद उनको याद आई मेरे पास तो एक मोटर कार भी पड़ी हुई है। अब ऐसी कंडीशन में हमें बताना है क्या वो इससे रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसके राइट्स क्या है, मिस्टर सच के राइट्स क्या क्या है। तो देखो देखो देखो, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 65 के तहत, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड। सही बात है। देखो सुनो, 3 महीने की बात हुई थी ना, 3 महीने में वो आता है। 3 महीने के अंदर अंदर बताना था, लेकिन ब्रो 3 महीने के अंदर अंदर बताया ही नहीं है ना उसने। उसने 3 महीने के अंदर बताया थोड़ी। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। सुनना, 3 महीने के अंदर अंदर उसने नहीं बताया तो इसे एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। सोगा में हम पढ़ेंगे कि जब इस तरह से क्रेडिट पीरियड पे सामान बेचा जाता है और अगर कुछ टाइम के अंदर अंदर वो नहीं मिलती तो ऐसी कंडीशन में उसे हम एक्सेप्टेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसीलिए वो 20,000 रुपए वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा 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 आप उसे सेल मान लोगे और सेल मान के उससे पैसे और वापस ले लोगे, मतलब जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो पैसे ले लोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब सुनना, क्या बोलते हैं, मिस्टर झूठ जिनकी गलती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, आपको नहीं लगता मिस्टर झूठ की गलती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा मिस्टर सच कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उनके पास पूरा पूरा राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रखने का, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने का, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने 3 महीने बाद तो बहुत कॉल करने की कोशिश करी, मिस्टर झूठ ने कॉल उठाई नहीं। इसमें गलती किसकी? मिस्टर झूठ की। मिस्टर सच की कोई गलती नहीं है। सच हमेशा सही तो होता है, झूठ की गलती थोड़ी, वो झूठ की गलती होती है। तो पैसे ही वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है। हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहे रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मांग ले। ओके ओके ओके, लेकिन लगेगा कौन सा? सेक्शन नंबर 65, वॉइड एबल, वॉइड वॉइड नॉट वॉइडेबल। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जो मिस्टर एक्स ब्रिंग बैक मिस्टर वाई इनटू लाइफ अगेन, मिस्टर एक्स वाई को जिंदा कर देगा। क्या आपको नहीं लगता ये वॉइड एब इनिशियो है? सेक्शन 56 वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो गलत है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए ने बी को वो करा, लोडेड ट्रक पहुंचा, लेकिन राइट्स हो गए। राइट्स मतलब दंगे 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 दंगे। और ट्रक पहुंचा 19 मार्च को। सुना, 50 किलो एप्पल भेजे थे, 15 तारीख को डिलीवर होने थे और 4 दिन बाद पहुंचे हैं।
क्या आपको नहीं लगता 4 दिन में एप्पल सड़ गए होंगे? क्या आपको नहीं लगता एप्पल के अंदर कीड़े आ गए होंगे? क्या आपको नहीं लगता एप्पल की क्वालिटी खराब हो गई होगी? तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हुआ, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम बेहद बेहद जरूरी था। सेक्शन नंबर 55, टाइम बेहद बेहद जरूरी था, ध्यान रखना। ठीक, अब बोलोगे सेक्शन क्यों बता रहा है, सेक्शन लिख, हम तो नहीं लिख के आएंगे। सेक्शन नहीं लिख के आओगे तो लॉ का पेपर क्यों दे रहे हो? आपको याद नहीं होते वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद होंगे ना। कुछ मेरे को थोड़ी, मैंने रटे थोड़ी है बैठ के, मैंने 2-4 बार पढ़े हैं तो अपने आप याद हुए हैं। एन आर्टिस्ट प्रॉमिस टू पेंट अप पेंटिंग ऑन फिक्स डेट, और एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ में कट गए। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वही अभी पढ़ा तो था, पेंटर वाला वही वाला केस है, वर्ड है। चलो, अभिषेक एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग टॉयज फ्रॉम चाइना। चाइना से टॉयज आने थे, लेकिन वॉर हो गई और चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर दिए गए। तो हमने तो ये पढ़ा था, ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले केस में ही पढ़ा था, याद करो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यूनिट 3 में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ट्रेडिंग विद एनिमी, वहां से भी ये वर्ड है। एक बात तो ये रही। इसके अलावा देखा जाए तो इस पर्टिकुलर उसके तहत देखें तो सेक्शन नंबर 56 ही लगेगा यहाँ पे भी ना, 56 नहीं लगना चाहिए यार, 23 इलीगैलिटी है ना यार यहाँ। ये क्वेश्चन इनको यहाँ देना नहीं चाहिए। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने वो देखा था ट्रेडिंग विद एनिमी वाला। बोलो तो दोबारा दिखा दूं मेरे पीडीएफ, चलो बाद में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग विद एनिमी देख लेना एक बार, बुक खोल के देख लेना। यूनिट 3 में वहां पे दे के रखा है इन्होंने पीछे की तरफ, पॉलिसीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज, मतलब सेक्शन नंबर 23 लास्ट वाला जो पार्ट है यूनिट 3 का, पार्ट 2 देखना वीडियो। उसमें देखो लास्ट की तरफ उसमें क्या बोलते हैं, वॉर के केस में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। वॉर के केस में बिना गवर्नमेंट की लाइसेंस के किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, तो ये चीज नहीं चलेगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है कि हमने दुश्मन देश, एक ऐसे देश को सामान पहुंचाना है, फू 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 एक सेकंड, अमेरिका और इंडिया की लड़ाई होगी सपोज। अब मेरे को सामान भिजवाना है अमेरिका में, और अमेरिका वाले ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि मैंने सामान नहीं भिजवाया, तो उसका केस बिल्कुल वाइड है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन में या वॉर की कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी देखते हैं। ये यूनिट तो खत्म हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 उसमें 5 और 6 और कवर कर लेंगे, बस खत्म काम। ये पर्टिकुलर यूनिट 3 और 4 ये अपने आप में काफी जरूरी है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी। चलो देखते हैं।